हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे थे। हमने आपको पूरा सेटअप बता दिया था कैसे कन्वर्जन होता है। अब हम उसके बेस पे कुछ डिफिनीशंस लिख लेते हैं। तो पहली डिफिनीशन क्या है कि बॉइलिंग क्या होता है या वेपोराइजेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग और वेपोराइजेशन? तो लिखेगा द प्रोसेस ड्यू टू विच the process due to which a liquid changes into gaseous, a liquid changes into gaseous। लिक्विड किस में चेंज हो रही है? गैसियस में चेंज हो रही है बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। ये क्या एब्जॉर्ब कर रही है? हीट, क्योंकि आप हीट तो दे रहे थे ना। बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। इज नोन एज बॉइलिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? बॉइलिंग। अब चलो अगला, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन, अब ये क्या होता है भाई? तो the process due to which a gas changes into liquid by giving out heat energy is called condensation। दस जस्ट इसी का उल्टा लिख दो। the process due to which a gaseous changes into liquid जब गैसियस किस में चेंज हो रही है भाई? लिक्विड में। बाय गिविंग आउट एनर्जी, ये क्या रिलीज कर रही है? एनर्जी दे रही है। हीट एनर्जी इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन याद समझ में आ रहा है बच्चों? कंडेंसेशन क्या है? जस्ट उसी का रिवर्स प्रोसेस है। उस प्रोसेस में जिसमें हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा। यहां पे क्या था? हीट एनर्जी ले रहा था और कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड से गैस में, और ये उसी का उल्टा प्रोसेस होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे, जब बॉइलिंग समझ लिया तो अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, अब वो पॉइंट जिस पे लिक्विड क्या होता है? बॉयल होता है। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड रैपिडली चेंजेस इनटू गैसियस। वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बहुत तेजी से चेंज होता है, किसमें? गैसियस में। दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो लिख लीजिएगा, the constant temperature at which a liquid rapidly changes into gaseous state by absorbing heat energy
बाई एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी by absorbing heat energy at atmospheric pressure। ये जरूर लिखिएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब तो याद हो गया होगा कितना होता है, 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बहुत जल्दी से चेंज होता है, किसमें, गैस में। तो उसी कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है। तो आप लिख ही सकते हो आराम से, इतना नोट कर लो तो मैं इसी में लिखवा देता हूँ। मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है, आप लिख लो पहले। छोड़ो, लिखवा ही देता हूं, नहीं तो कहोगे सर बहुत आलसी हो गए, लिखने से दूर भाग रहे हैं। लेकिन बच्चों ये भी ध्यान रखना, मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप नहीं लिख रहे होगे तो ये मान के चलना कि उसका फल आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अब चौथा लिखिएगा कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट, हम कंडेंसेशन पॉइंट चाहते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो लिख लीजिए द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच at which a gas changes into liquid। गैस किस में चेंज हो रही है भाई, लिक्विड में, लिक्विड स्टेट, by giving out heat energy at atmospheric pressure, is known as कंडेंसेशन पॉइंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंडेंसेशन पॉइंट। ये वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिस पे गैस किस में बदलती है, लिक्विड में बदलती है। हो गया, ओके ओके। तो इतना नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, कंडेंसेशन पॉइंट तो हम लोग जान लिए, हम एक नोट लिख लेते हैं। ये नोट क्या कहता है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कंडेंसेशन पॉइंट, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कंडेंसेशन पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज सेम। कंडेंसेशन पॉइंट and boiling point is same, and boiling point is same। ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। होते क्या है वो लिख लेते हैं। कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वेपर, क्योंकि वेपर को ही तो कंडेंस करोगे आप, वेपर को ही तो कंडेंस करोगे, मतलब वाटर की वेपर को ही कंडेंस करोगे आप। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग
पॉइंट ऑफ वाटर और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। ये याद रखिएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का और कंडेंसेशन पॉइंट दोनों सेम होता है। वाटर बॉयल होना, जिस पॉइंट पे वाटर बॉयल होती है उसी पॉइंट पे वेपर कंडेंस होती है वाटर के फॉर्म में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब मैं आपको जो ऊपर एक्सपेरिमेंट था उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, आखिर वो कैसे हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ कि आखिर वो कैसे चीज़ें वाटर जो है वेपर में कैसे कन्वर्ट हुआ और क्या होता है। देखो, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू वाटर, जब आप हीट दे रहे थे वाटर को, आप हीट दे रहे थे, गर्म कर रहे थे नीचे से, तो क्या हुआ था, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर। जो उसमें पार्टिकल्स थे वाटर के वो मूव करना शुरू करते हैं तेजी से, क्योंकि उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी। अब एक ऐसा टेम्परेचर उनको मिल जाता है जब उनके पास इतना एनर्जी आ जाता है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जिससे कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो उसको ब्रेक कर पाए। इतनी एनर्जी उनके पास आ गई है। तो एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजेस इनटू गैस। इसी टेम्परेचर पे लिक्विड क्या होता है, गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो लिख लीजिए इसी को, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू वाटर, heat is supplied to water। जब हीट हम सप्लाई करते हैं वाटर को, द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर। जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर। ये फास्ट मूव करने लगते हैं, ये काफी तेजी से मूव करने लगते हैं। At some certain temperature, एक कोई एक ऐसा टेम्परेचर आता है, a point is reached, उस पॉइंट पे ये पहुंच जाता है जिस पे when the particles have enough energy, when the particles have enough energy to break the force of attraction, to break the force of attraction between the particles। जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। यही वो टेम्परेचर होता है जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा कैसे हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे ये पूरा हमने आपको बता दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया आपको। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ, जैसे वहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, ऐसे ही यहां पे हम लोग बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये क्या होता है भाई कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड, हीट की वह मात्रा जो रिक्वायर्ड होगी टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। 1 kg लिक्विड को गैसियस में चेंज करने के लिए जितनी हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसी को लिख लीजिए, द अमाउंट ऑफ हीट which is
required to 1 kg which is required to convert 1 kg of liquid, convert 1 kg of liquid, 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए अब एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अब वो वही क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर और गैस, टू वेपर और गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना किसी टेम्परेचर में चेंज किए, चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इज नोन एज latent heat of vaporization of water, latent heat of vaporization of water, इसी को हम लोग latent heat of vaporization of water बोलेंगे। ठीक है, अब देखो और ये होता कितना है, latent heat of vaporization of water, vaporization of water, ये कितना होता है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये होता है 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी, 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी, यही हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। जैसे वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी, 3 पॉइंट समथिंग था, 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। यहाँ पे क्या आता है 22.5, इसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ 22 जूल, वहाँ पे 3 जूल। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो, एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो, आपको जानना पड़ेगा। जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम में, पार्टिकल्स इन स्टीम, स्टीम में जो पार्टिकल्स होते हैं दैट इज वाटर वेपर, दैट इज वाटर वेपर। पार्टिकल्स स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन, एट 373 केल्विन have more energy than water, have more energy, have more energy than water at the same temperature, at the same temperature। बिकॉज क्यों होता है भाई, बिकॉज स्टीम हैज एब्जॉर्ब्ड, बिकॉज स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड, क्यों होता है भाई, क्योंकि स्टीम ने जो एब्जॉर्ब किया है एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, एक्स्ट्रा एनर्जी in the form of latent heat of vaporization, in the form of latent heat of vaporization। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, latent का मतलब होता है हिडन, जो हिडन एनर्जी रखा हुआ है उसी की वजह से क्या होता है कि 373 केल्विन पे जो स्टीम के पास एनर्जी होती है, पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी होती है, उस टेम्परेचर पे अगर वाटर के पार्टिकल्स लोगे तो उसकी एनर्जी उतनी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके पास क्या है, उसने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्व की है
किस फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में। यही रीजन होता है कि आप गरम खौलते हुए पानी से जलो या भाप से जलो। भाप से जलना ज़्यादा खतरनाक होता है रादर देन खौलते हुए पानी से। समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। जो भाप है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। अगर भाप के पास उस टेम्परेचर पे कोई भाप है, अगर गलती से आपने हाथ लगा दिया तो हाथ के जो मांस हैं वो उखड़ जाएंगे, लेकिन पानी गिर जाएगा तो ज़्यादा नहीं होगा, बस छाला पड़ेगा। लेकिन उस भाप से क्या होगा? पूरा मांस उखड़ जाएगा। ये डिफरेंस है, ठीक है? तो ये नोट कर लो बच्चों। फिर हम लोग अब बात करेंगे इसके कर्व की। हो गया नोट? इरेज किया जाए? ओके। चलो अब हम लोग कर्व बनाएंगे। इस कर्व से ही आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम लोग अब कर्व बनाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर टाइम ग्राफ। टेम्परेचर टाइम ग्राफ क्या बोलते हैं भाई? टेम्परेचर टाइम ग्राफ। इसी को टेम्परेचर टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। तो देखो इस कर्व से आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो देखो हमने दो एक्सिस बना दी। हमने क्या की? दो एक्सिस बना दी। एक पे हम लेंगे टेम्परेचर, इस पे हमने क्या लेंगे? टेम्परेचर। किस में लेंगे? डिग्री सेल्सियस में। इस पे हमने टेम्परेचर ले लिया और इस पे क्या है? टाइम ऑफ हीटिंग। टाइम ऑफ हीटिंग, गर्म करने का टाइम लिख लेते हैं। इसको हम लोग लेते हैं मिनट्स में। इन मिनट्स, कितने मिनट तक आपने गर्म किया उसका टाइम यहां पे आएगा। ओके बच्चों? अब देखो अब ये ग्राफ बनेगा कैसे। बहुत ध्यान से देखना बच्चों। ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है और यहां कहीं मान लिया ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 100 डिग्री। अब देखो क्या होगा जब हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने क्या लिया? सॉलिड लिया। तो सॉलिड से यहां तक गया। ये हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया A और इस पॉइंट को नाम दे दिया B। थोड़ा सा डिफरेंस कर लीजिएगा। ये जो है इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूं। ये A से B, ये क्या है? इस इंटरवल में क्या होगा? जो हमारा सॉलिड और लिक्विड आपस में कन्वर्ट होंगे। सॉलिड और लिक्विड, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, टाइम बढ़ा लेकिन टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका क्या होता है? सॉलिड लिक्विड बदलता है, लिक्विड सॉलिड बदल जाता है। दोनों काम 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होते हैं। अब ये हो गया B। अब हमने क्या किया? अब हमें सॉलिड से लिक्विड बदल गया। अब लिक्विड से हम गैस में जाना चाहते हैं। अब क्या करेंगे? जब हमें गैस में जाना है तो अब क्या होगा? अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा और कहां तक पहुंच गया? ये C पॉइंट तक पहुंच गया। अब ये C पॉइंट क्या है?
100 डिग्री सेल्सियस। अब ये सी पॉइंट तक पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये इस टाइम पे क्या था, ये वाटर था। किस फेज में था, लिक्विड में। अब इस दौरान टेम्परेचर तो बढ़ रहा था, लेकिन अभी वाटर वेपर में नहीं बदल रहा था। जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, अब क्या हुआ, अब ये टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब टाइम बढ़ेगा। यहाँ तो टाइम भी बढ़ रहा था, टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। अब क्या होगा, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लेकिन टाइम बढ़ेगा। अब पहुंच गए हम इस डी पॉइंट पे। अब कहाँ पहुंच गए, हम इस डी पॉइंट पे पहुंच गए। अब इस दौरान क्या होगा, इस दौरान जो लिक्विड होगा ये किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। इस दौरान ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो बात की बात है। अब फिर आप टाइम बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बॉयल होगा, अब ज़्यादा खौलेगा, लेकिन जो वेपर बनने की कंडीशन है वो इसी कंडीशन में होगी। सी से डी में क्या होगा, वेपर बनेगी, और ए से बी में क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, सी से डी में लिक्विड से गैस बनेगी। तो ये हमारा ग्राफ देखो सब कुछ बता रहा है कि इस दौरान कुछ भी नहीं बनेगा, ये वाटर था, वाटर ही रहेगा, लेकिन इस दौरान क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। वाटर किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। एट पॉइंट ए वी हैव ऑल आइस। अब देखो हम जो पॉइंट लिखे हैं, ए पॉइंट, इस पे क्या है, पूरा आइस है। ए पॉइंट पे पूरी की पूरी क्या है, बर्फ है। अब हमने इसको गर्म करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया तो ये टेम्परेचर नहीं बढ़ा। यहाँ पे गर्म करना हमने शुरू किया, ये टेम्परेचर नहीं बढ़ा। It remains constant to 0 degree Celsius during the melting of ice. At point B, all the ice melted to form water. अब B पॉइंट पे क्या हो गया, all ice melts into water. पूरी की पूरी आइस किस में बदल गई, पानी में बदल गई। ठीक है, तो इसका मतलब है एट पॉइंट बी, बी पे क्या मिला, केवल वाटर, ऑल वाटर। पॉइंट बी पे क्या है, पूरा का पूरा पानी है। अब क्या किया, वी हैव नाउ ऑन हीटिंग बियॉन्ड बी, पॉइंट बी। अब पॉइंट बी के आगे भी हमने हीट करना शुरू किया। द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स राइजिंग। अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। सी पे क्या होगा, सी पे पूरा वाटर था, बी से सी, बी टू सी, ये क्या है, वाटर है। सी पे क्या है, ऑल वाटर है। डी पे क्या है, ऑल वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर। तो इसका मतलब यहां डी पॉइंट पे क्या है, ऑल वेपर, पूरी की पूरी क्या है, वेपर है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टेम्परेचर टाइम ग्राफ है। इससे आपको चीज़ें बहुत कुछ समझ में आ गई होंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बोलेगा तो आप ये बना देना, सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। समझ गए, वो चीज़ नोट कर लेना, क्योंकि कहाँ पे क्या है, किसमें कैसे कन्वर्जन हुआ, ये वो बता रहा है कि ए पे पूरा का पूरा बर्फ था, बी पे वो पूरा का पूरा पानी बन गया था, बी से सी में पानी था, सी पे पूरा पानी था, लेकिन सी से डी तक जाते जाते वो पूरी तरीके से भाप बन गया, अब वो पूरा पूरा क्या हो गया, वो आपका वेपर हो गया। ठीक, तो ये हमारा कन्वर्जन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हमने पढ़ लिया। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम जब मिलेंगे तो इसके आगे अब हम सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे।
कैसे हम लोग सॉलिड इनटू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं या गैस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, इसको अगली क्लास में देखते हैं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।